मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इग्नू की बुक का 5th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है संस्कृति का बाजारीकरण। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझते हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। तो संस्कृति क्या कहलाती है बच्चों? संस्कृति क्या कहलाती है? हमारी एक तरीके से खान पीन, ओढ़ना पहनना, अपने रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म, ये सारे ही चीज़ जो धर्म से, आस्था से, पहनने ओढ़ने, खान पीन से जुड़ी है, वह प्रक्रिया एक सांस्कृतिक की प्रक्रिया कहलाती है। और यह सांस्कृतिक की प्रक्रिया जब बाजार में आ जाती है और वह एक बाजारीकरण का रूप ले लेती है, तो वो किस प्रकार से लेती है, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल में आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की। और लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन आइकन को लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बाजारीकरण को समझते हैं। क्या है बाजारीकरण? वह प्रक्रिया जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का कुल योग है, जो हम करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, आदि गतिविधियों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हुए पर्यटकों को बेचा जाता है। ये प्रक्रिया बाजारीकरण कहलाती है। जो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे खाते पीते, वो हमारी एक प्राथमिक आवश्यकता है, पहनते ओढ़ते भी वो भी प्राथमिक आवश्यकता है, और हमारी ये आस्था, धर्म, ये सारी चीज़ें, रीति रिवाज, कहीं ना कहीं ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं खाना पीना एक नए तरीके से पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करना। जिस तरीके से हम अपने घर में ही एक तरीके से उदाहरण से ले लेते हैं, जब हम अपना लिए खुद से बनाते हैं या खुद खाते हैं, तो हम जैसा भी बनता है एक थाली में डाला, और जैसे दाल चावल बने घर में तो हमने जैसे मर्जी खा लिया। परंतु जैसे ही कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम उसके सामने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ और उसे ठीक तरीके से प्रेजेंट करते हैं उन पर्यटकों के सामने। तो यह प्रक्रिया एक तरीके से हमारी कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बाजारीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे घर में हम कपड़े पहनते ओढ़ते हैं ना, और वही चीज़ अगर हम बाहर जाते हैं तो और अच्छे और ठीक से बनकर जाते हैं, या पार्टी वेयर में जाएंगे वो अलग कपड़े होंगे और जो नॉर्मल डेली बेसिस के होंगे वो अलग होंगे। तो इस प्रक्रिया को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हम डेली बेसिस के रूटीन में करते हैं, वही प्रक्रिया को हम ठीक तरीके से, ठीक ढंग से पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस प्रक्रिया को हम बेचते हैं, वो प्रक्रिया एक बाजारीकरण का रूप कहलाती है। साथ ही हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे भगवान के यहाँ चढ़ी हुई चीज़ें या आशीर्वाद के रूप में लोगों को बांट दी जाती है या फिर बेच दी जाती है। बच्चों, जब भी हम भगवान के मंदिर में आस्था के रूप में जाते हैं, तो उस मंदिर के अंदर जब भी हम जाते हैं किसी भी धर्म आस्था से जुड़े हुए, तो हमें वहाँ सिर्फ प्रेम भाव और आस्था लेकर जानी होती है। परंतु मंदिरों के आसपास कुछ ऐसे बाजार भी खुल गए जो मंदिर या आस्था के रूप को और स्वरूप में बड़ा करते हैं। जैसे अगर हम दुर्गा मंदिर जा रहे हैं तो उनका चुनरी हो गए, उनका आशीर्वाद के लिए हम गोला लेके आ सकते हैं, फल फूल के लिए, उनके भोजन के लिए, एक तरीके से उनके श्रृंगार हो गए। तो ये सारी चीज़ें आस्था को जोड़ते हुए एक रूप जो लिया है उसने बाजार में, वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? बाजारीकरण कहलाती है। और जो मंदिर का प्रसाद होता है वो या तो वापस फिर से बेचने के लिए आ जाता है मार्केट में, या फिर वो आशीर्वाद के रूप में पर्यटक को दे दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया ओवरऑल हमारी क्या कहलाती है? बाजारीकरण कहलाती है। कुछ पर्यटकों ने अपने विचार व्यक्त किए, उसे भी समझते हैं। जैसे कई विचारकों का मानना है कि पर्यटन 3 मुद्दे के आसपास घूमती है। व्यक्तिगत प्रेरणा, लोग यात्रा क्यों करते हैं, आर्थिक लाभ और हानि, कौन इस यात्रा से लाभवान होते हैं, और पर्यटन के सांस्कृतिक प्रभाव, क्या पर्यटन सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है, आदि। इन तीनों मुद्दों के अनुसार सांस्कृतिक वस्तु और लक्षणों के द्वारा बाजारीकरण में प्रवेश करती है और संस्कृति। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब अन्य विचारकों ने अपना पर्यटन को लेकर अध्ययन ने किया, तो उन्होंने पाया कि जो पर्यटन है वो हमारे 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। तो पहली क्या है? लोग यात्रा क्यों करते हैं, किस रीज़न से कहीं पे भी पर्यटक आकर्षित होता है, क्यों जाता है, कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होता है। तो मनोरंजन का होता है या फिर उस चीज़ से आकर्षित होकर वो जाता है। तो यही एक रीज़न है। वो उधर जब जाता है तो वहाँ उससे जुड़ी आस्था की चीज़ें भी कहीं ना कहीं वो ले आता है। तो यही एक तरीके का स्वरूप है जो एक आस्था को बाजारीकरण में परिवर्तित करता है। साथ ही एक और
उदाहरण है जिसमें हम ये समझ सकते हैं क्या पर्यटन संस्कृति को परिवर्तित करती है। हाँ, पर्यटन एक तरीके से संस्कृति को प्रभावित करती है। अलग देश के लोग, अलग पर्यटक जब भी हमारे देश विदेश से आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका खान पीन, ओढ़ना पहनावा, वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपना लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से पर्यटन को प्रभावित करती है। दूसरा है कौन इस यात्रा से लाभान्वित होते। बच्चों, कौन होते? जो मूल निवासी होते, जो वहाँ का निवासी होता है वो एक तरीके से प्रॉफिट में होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और कहीं ना कहीं वो अपनी उस गौरव को, उस आस्था को कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट से जोड़ते, वो उस चीज़ को बेचते तो उनके पास पैसा आता है। इसलिए यह विचारकों का मानना है कि कहीं ना कहीं पर्यटन इन तीनों के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने संस्कृति को उनकी वस्तु या उनके लक्षणों के द्वारा बाजार में उतारती है और यह एक तरीके से बाजारीकरण का स्वरूप में संस्कृति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार कई विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं किस प्रकार संस्कृति बाजारीकरण में परिवर्तित होती है। जैसे बच्चों, अब इस तरीके से हम समझेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए कि किस प्रकार से जो पर्यटन और उसकी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं बाजार के रूप में पर्यटन को प्रभावित करते हुए संस्कृति बाजारीकरण में उतर आई, जिससे पर्यटन को भारी मात्रा में मुनाफा हुआ है। तो ये कुछ विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए, उनसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे शेलफर्ट के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक बाजारीकरण को सांस्कृतिक पर्यटन के उस घटक के रूप में माना जाता है जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूपों में स्थायी रुचि को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकती है जो संस्कृति लुप्त हो गई है और मेजबानों को लाभ होता है। तात्पर्य बच्चों ये है कि जो शेलफर्ट नाम के विचारक है उन्होंने कहा कि जो संस्कृति है वो बाजारीकरण का एक पर्यटन के रूप में एक घटक है जो उनकी पारंपरिक योजनाएं होती है या फिर हम कह सकते हैं रीति रिवाज, धर्म, आस्था होती है, वो कहीं ना कहीं उन स्थानीय लोगों के नज़रों में या तो लुप्त हो जाते हैं या फिर जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। तो उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए पर्यटकों को उस जगह पर बार बार आने के लिए, विवश या आकर्षित करने के लिए उस चीज़ को बाजार से जोड़ते हुए उस आस्था को, उस चीज़ को बनाए रखने की कोशिश की जाती है और जो चीज़ें लुप्त हो गई है उसे फिर से पुनर्निर्मित किया जाता है जिससे पर्यटक वापस आकर देख सके। और इस प्रकार से जो स्थानीय लोग होते, जो मूलवासी लोग होते, जो वहाँ का निवास करते, जिसे हम मेज़बान कहते हैं, उनको लोगों को बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट होता है। ठीक है बच्चों, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का मानना है कि यात्रा की किताबें और यात्री केवल उस चीज़ के भ्रम को बनाए रखने की कोशिश करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। बच्चों, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के विचारों का मानना है कि जो चीज़ें अभी हैं नहीं उसको किताबों और यात्राओं के द्वारा उसको भ्रम में जीवित रखा जा रहा है। साथ ही वास्तविक यात्रा को मनोकल्चर का होता है मन के अंदर उस कल्चर को, उस चीज़ को बिठाना के माध्यम से जीवित रखना है जिससे पर्यटकों को सांस्कृतिक से जोड़ा रखा जाए और उस स्थल पर भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होकर भ्रमण कर सके। इसलिए उन चीज़ों को पुनर्निर्मित किया जा रहा है जिससे उसे वास्तविक होने का आभास हो सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि मनोकल्चर मतलब मन के अंदर उस चीज़ को उस बारे में स्थापित कर दिया कि हाँ ऐसी एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में मन के अंदर उस इमेजिनेशन के रूप में मनुष्य के या पर्यटक के सामने प्रस्तुत करते हुए उनके माइंड में सेट कर दिया गया है जिससे वह भारी मात्रा में उस जगह पर वापस आ भी सके और जा भी सके और साथ ही उसका आभास बना रहे हमेशा कि वो स्थल आज भी मौजूद है, चाहे वो है नहीं परंतु हमारे माइंड में, इमेजिनेशन में उस स्थल को पर्यटकों के सामने जीवित रखने की कोशिश की गई है और साथ ही क्या कहते हैं उनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है जिससे भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ वापस आ सके। ठीक है बच्चों, वैज्ञानिकों का मानना है कि एक आधुनिक दुनिया में भूतों और प्रेतवादित घरों की अवधारणा रोमांचक और रहस्य को जानने के लिए यात्री को उत्साह से जोड़ देती है और स्कॉटलैंड आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है जहां संदिग्ध व्यक्तियों की खोज, युद्ध और विपत्तियां जिन्होंने अतीत में देश को तबाह कर दिया था और इस प्रकार यह उसकी प्रामाणिकता को प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक आधुनिक दुनिया जो आज भूत और प्रेत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए बड़ी उत्सुक रहती है,
वहीं एक प्रकार से जब भी कोई ऐसी जगह होती है तो वहाँ पर जाने के लिए बड़े ही एक्साइटेड हो जाती है। तो एक जगह है जिसका नाम है स्कॉटलैंड। यहाँ पर भूत प्रेत से रिलेटेड बहुत सारी कथा या फिर हम कह सकते हैं इससे जुड़ी कुछ स्टोरियाँ हैं, जिसे जानने के लिए पर्यटक भारी मात्रा में इससे आकर्षित होकर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि युद्ध और विपत्तियाँ जिन्होंने अतीत को, देश को एक तरीके से, हमारे अतीत जो रहा है उसमें देश को तबाह करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये लोगों का मानना है कि एक तरीके से भूत प्रेत का ही काम है। तो इसको जानने की, इसकी प्रमाणिकता की सत्य ही यही है या फिर ये एक अवधारणा है, इसको जानने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक उस जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बाजारीकरण और कला रूप। प्रमाणिकता की धारणा मेज़बान समाज की संस्कृति के बाजारीकरण से निकटता से जुड़ी हुई है। हमारी जो संस्कृति है वो बाजारीकरण की अवधारणा से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मेज़बान कौन होते हैं? वहाँ का मूल निवासी, और उनकी अपनी अपनी एक परंपराएं होती है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी बाजारीकरण के से जुड़ी हुई है। हम जब भी आस्था किसी धर्म स्थल से जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उस आस्था के आसपास हमें दिखाई देते हैं, जिसे खरीदने के लिए पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पाते, क्यों? उनको पर्यटकों को उस आस्था से जोड़ दिया जाता है जो भी प्रोडक्ट होता है, तो पर्यटक को वो चीज़ खरीदनी ही पड़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि संस्कृति बाजारीकरण से निकटता से जुड़ी हुई है और पर्यटन प्रामाणिक अनुभवों को बढ़ावा देती है। जितने भी पर्यटन जगह हैं उन पर जो आस्था है या फिर विश्वास, कुछ भी स्थल है उस जगह का, उसको प्रामाणिकता, उसकी वास्तविकता अनुभवों को बढ़ाती है, एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। साथ ही यह भी बताती है कि संस्कृति संपदा का उपभोग वस्तुओं में परिवर्तित करता है, और साथ ही यह उस संस्कृति, उससे जुड़े जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसका प्रयोग करने के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक उसको खरीदते हैं। तो वो प्रोडक्ट एक तरीके से उपभोग का प्रोडक्ट को में परिवर्तित करने का कार्य भी पर्यटन करता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण से समझते हैं। स्थानीय सांस्कृतिक वस्तुएं जो वेशभूषा, लोकवाद, जातीय कला और आभूषण के माध्यम से दिखाई देती है, अक्सर पर्यटकों के प्रयोग के लिए बनाई जाती है और अक्सर वास्तविक उपयोग में जाने वाले मूल वस्तु से दूर होती है। बच्चों, एक स्थानीय संस्कृति है, उस पर जितनी भी चीज़ें होती है वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने और उनके लिए ही बनाई जाती है कि उस स्थल से जोड़ते वो उस चीज़ को बेचा जा सके। जैसे कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं, तो भगवान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जितने भी मेज़बान लोग होते हैं उनको उनकी आस्था, उनके विश्वास को और गहरा करते हुए, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उस चीज़ को, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसको विवश करते हैं, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक उस चीज़ को जोड़ते हुए अपनी आस्था को पूर्ण करते हुए उस मंदिर स्थल पर जाते हैं। ऐसे ही जो वेशभूषाएँ हैं, लोग, जातीय कला, आभूषण बनाए गए हैं उस जगह पर, ये तो सामान बेचा ही जाता है, साथ में वहाँ पे और भी बाज़ारों के और भी उत्पादन होते हैं, उसको भी पर्यटकों के सामने इसलिए रखा जाता है कि वो उससे आकर्षित होकर उस चीज़ को खरीद ले। परंतु वो संस्कृति से कोई भी लेन देन नहीं होती, परंतु बस उसको खरीदने के लिए उस स्थल पर भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। इससे इसका फ़ायदा उठाते हुए उस उत्पाद को बनाया जाता है और उसे बेचने की कोशिश की जाती है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसे खरीद लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से। निर्मित वस्तुओं में से कई अपना मूल अर्थ खो देते हैं और पर्यटकों के अनुरूप संशोधित होते हैं। उत्पाद फिर स्वदेशी संस्कृति में अपना प्रामाणिक मूल्य और उपयोग खो देता है और मात्र एक नमूने के रूप में उभर सकता है। बच्चों, निर्मित चीज़ें, जितनी भी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है वो धीरे धीरे उन संस्कृतियों से लुप्त हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारी संस्कृतियाँ होती हैं उनसे जो भी आस्था से जुड़ी चीज़ें होती हैं उनको बनाया तो जाता है, परंतु बाज़ार की इतनी शक्ति का प्रभाव हो जाता है, जो उसका वास्तविक अर्थ है, जो उसकी वास्तविक योजना है, वास्तविक आस्था, वो कहीं ना कहीं उस बाज़ार में खोती हुई या लुप्त होती हुई दिखाई देती है। साथ ही स्वदेशी संस्कृति का जो प्रामाणिक मूल अर्थ है वो एक तरीके से उसमें खो जाता है और साथ ही वो सिर्फ एक नमूने के मात्र रूप में रह जाता है और बाज़ार अपना उन चीज़ों पर, पर्यटकों पर भारी मात्रा में छाप छोड़ देती है। उदाहरण से समझते हैं इसको भी अच्छे से। बाइसन हार्न मारिया के सिर की टोपी को अभी भी उनका
पहचान और महान सांस्कृतिक मूल्य के रूप में पेश किया जाता है। वाइसनहारमार्या एक प्रकार से विचारक थे। जो उनकी टोपी थी वो एक संस्कृति, पहचान, आत्मसम्मान के रूप में पेश की जाती थी। वहीं वास्तविक यह है कि इस सिर के टोपी और अनुमानित प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीकात्मक मूल अब हाशिया पर और निर्वासित है। मतलब कि लोग आज उस टोपी को मजाक में और उसका मान सम्मान न करते हुए उसको हाशिया के रूप में, एक मजाक के रूप में प्रकट करने लगे हैं। जो ज़्यादातर मजदूर और सफाई कर्मियों के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके सिर की टोपी में मान सम्मान का गौरव खो गया है। और जो आज हमारे आसपास साफ सफाई करते हैं और जो टोपियाँ पहनते हैं, उनका भी हाशिया उसी तरीके से उड़ाया जाता है और उनका सम्मान ना करते हुए, उसका मजाक बनाते हुए बनाया जाता है, जिससे आज जो उनका सम्मान था, जो उस टोपी का जो मेन उसकी वैल्यू थी, वो कहीं ना कहीं बाजार में लुप्त होती दिखाई दे रही है। और पर्यटक उसका एक हाशिए के रूप में हमारी बाई या अन्य नामों से भी उसको संबोधित करने लग गए हैं। परंतु ये एक सम्मान की टोपी थी, परंतु आज ये एक हंसने का, हाशिए का स्वरूप बनकर रह गई है। ठीक है बच्चों, फिर भी नाचते समय उन्हें पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अपनी आजीविका और पर्यावरण के नुकसान के साथ अपना अर्थ खो चुका है। आज ये जो टोपी है, कहीं ना कहीं साफ सफाई के रहते लोगों ने उसका जो मजाक बनाया है और जो इस तरीके से लोग अपना जीविका चलाते हैं, मतलब उसको पहनकर कहीं ना कहीं हर तरीके की यूनिफॉर्म होती है, उसको पहनना अनिवार्य होता है। वैसे ही इस टोपी को जब साफ सफाई कर्मचारी को पहनना अनिवार्य होता है, उसकी जीविका को चलाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही आज पर्यावरण को भी यह एक तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। कैसे पहुंचा रही है? हम बनाते हैं कोई भी प्रोडक्ट को तो कहीं ना कहीं पर्यावरण भी हमारा प्रभावित होता है, साथ ही अपना अर्थ खो चुका है। यह इंगित करता है कि पूंजीवादी विकास और बाजार की ताकतों के प्रभाव के तहत कई स्वदेशी लोगों की कला और शिल्प शैलियाँ जिसे उद्देश्य से उत्पादित किए गए थे, उनके रूप में बदल गया है। आज शक्तिशाली बाजार या फिर हम कह सकते हैं पूंजीवादी विचार ने उस सम्मान को, उस गौरव को, उस आदर को कहीं ना कहीं बाजार के अंदर लुप्त कर दिया गया है। और जो उस टोपी पे कलाकार शिल्प कृतियाँ की जाती थी, उन लोगों की भी शैली कहीं ना कहीं वो स्किल्स माइनस में जाती दिखाई दे रही है। ये लुप्त होती हुई उस शैली को हम देख सकते हैं। और आज पूंजीवादी और बाजार ने अपनी ताकत को, इस संस्कृति को, इस चीज को कहीं ना कहीं दूसरा रूप देते हुए उस संस्कृति को लुप्त कर और अपनी शक्ति को उस पर ज़्यादा प्रभावित कर दिया है, जिसके वजह से वो शैली या वो संस्कृति कहीं ना कहीं हमें लुप्त होती हुई और बाजारीकरण का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी में धार्मिक या अनुष्ठानिक। अनुष्ठानिक मतलब जो धर्म से रिलेटेड कोई भी यज्ञ पूजा पाठ होता है, उसकी सामग्री हमारी अनुष्ठानिक कहलाती है। प्रयोजनों के लिए निर्मित कलाकृतियाँ अब बिक्री के लिए उत्पादित की जाती है। पुराने जीवन तरीके के विनाश के साथ कई धर्म और समारोह ने स्वयं अपना वास्तविक महत्व खो दिया गया। बच्चों, जो भी धर्म से रिलेटेड, जितनी भी आस्था से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, सामग्रियाँ उस रीति रिवाज में, उस परंपरा में लगती हैं, वो कहीं ना कहीं आज जो एक ओरिजिनल रूप था वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट में आ गया, जिससे उसका जो वास्तविक रूप था वो कहीं ना कहीं खो गया। और बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, समारोह भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं और उनका महत्व भी खोता जा रहा है। ठीक है बच्चों, पर्यटन और संस्कृति के बीच संबंध का अध्ययन करते हुए सामाजिक वैज्ञानिकों ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है जो निम्नलिखित है। बच्चों, पर्यटन और संस्कृति के बीच का जब अध्ययन ने किया तो कुछ विचारकों ने कुछ बिंदुओं को प्रकट किया है, उसको देखते हैं। पहला है, पर्यटन पारंपरिक सांस्कृतिक रूप में स्थानीय रुचि के पुनरुत्थान को प्रोत्साहित कर सकता है और इस प्रकार स्थानीय अभिनेताओं को भौतिक लाभ प्रदान करता है। पर्यटन जो परंपराएं होती हैं, जो स्थल होता है, वहाँ पर उस संस्कृति को अपनाते हुए उसको एक प्रकार से उस स्थानीय मूलवासी लोगों का जो संस्कृति होती है उसको पुनरुत्थान करता है, साथ ही उसे प्रोत्साहित करता है, लोगों के सामने उसकी गौरव, उसका महत्व को प्रदर्शित करता है। और आज साथ ही अभिनेता जो उन सब चीज़ों को फिर से
उजागर करते हैं, उनके बारे में उनके लिए एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं और लोग उससे प्रभावित होकर उस दिशा पर, उस जगह पर जाते हैं। इससे अभिनेताओं को भी लाभ प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, यह चेतावनी दी जाती है कि पर्यटकों की मांग के कारण सांस्कृतिक उत्पाद और परंपराओं की सदस्य गुणवत्ता खो जाती है, जिससे संस्कृति का बाजारीकरण होता है। बच्चों, ये चेतावनी दी जा रही है कि जो पर्यटकों की मांग है, जिस तरीके से प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक सौंदर्य और जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको हम एक डुप्लीकेट में और उन लोगों की जो आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारी प्रकृति कहीं ना कहीं जिस तरीके से निखर कर आती थी, उसका स्वरूप चार चांद जो हुआ करता था वो कहीं ना कहीं माइनस में, उसके गुण माइनस में जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उस संस्कृति का बाजारीकरण तो हो ही रहा है और कहीं ना कहीं वो संस्कृति लुप्त भी होती दिखाई दे रही है। ये पर्यटन एक तरीके से चेतावनी के रूप में पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, मूल संस्कृतियों के विनाश और परिवर्तन के साथ इनमें से कुछ सांस्कृतिक लक्षण केवल वस्तुओं के रूप में बने रहते हैं, जो केवल बाहरी लोगों के लाभ के लिए उत्पादन और प्रदर्शित किए जाते हैं। बच्चों, बहुत सारी मूल संस्कृतियां हैं वो विनाश की ओर इसलिए जा रही हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए, सामने प्रेजेंटेशन करने के रूप में रखने के लिए बनाई जा रही है, जो भारी मात्रा में बाहर के आउट ऑफ स्टेशन के लोग या फिर आउट ऑफ कंट्री के लोगों को प्रभावित कर सके, सिर्फ उसी के लिए बनाई जा रही है, उसका कोई प्रयोग नहीं है और वो कहीं ना कहीं हमारे इस उत्पाद के रूप में जो बनकर आ रहा है प्रोडक्ट, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी लुप्त कर रहा है और वो कहीं ना कहीं हमारे को एक चेतावनी के रूप में भी उभार रहा है। ठीक है बच्चों, हालांकि स्थानीय संस्कृतियों पर पर्यटन के सभी प्रभाव नकारात्मक नहीं हैं। कई बार पर्यटन और मौद्रिक प्रोत्साहन वास्तव में कुछ स्थानीय परंपराओं, कौशल और शिल्प को पुनर्जीवित या बनाए रखने के लिए काम करते हैं। बच्चों, हालांकि माना कि हम कह सकते हैं एक तरीके से जो स्थानीय संस्कृतियां हैं, जो मूल निवासों की जो संस्कृतियां हैं, उसके ऊपर जब पर्यटन का प्रभाव पड़ता है, बाजारीकरण होता है, उसके नकारात्मक ही प्रभाव नहीं पड़ते, पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, लोग उस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं और जो चीज़ें लुप्त हो गई है, जो परंपरा लुप्त हो गई, उसको बचाने में भी हम साथ करते, उस परंपरा को हम पुनर्जीवित करते हैं। इस तरीके से यह एक तरीके से बाजारीकरण प्रॉफिट भी देता है, लॉस भी देगा, इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और नेगेटिव भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में स्थानीय शिल्प और हथकरघा उत्पादों के पुनरुत्थान के लिए इन उत्पादों में बाजार की ताकत और पर्यटक सहित बाहरी लोगों की रुचि बहुत अधिक है। भारत के अंदर जो स्थानीय शिल्प कृतियाँ हैं, लोग जो हाथ से बनी चीज़ें होती हैं उसकी ज़्यादा मांग कर रहे हैं, इसलिए बाहरी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ को जीवित रखने के लिए। आज हमारी भारतीय राज्य सरकार ने उसके ऊपर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई है और उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग बाजार और उस परंपरा को, उस स्किल को बनाए रखने के लिए उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्पों की मांग को उदाहरण से समझते हैं। अब हमने अभी तक ये समझा कि किस तरीके से शिल्प का ज़्यादातर भारी मात्रा में बाहर के, आउट ऑफ कंट्री के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसको बनाए रखने के लिए हमारी राज्य सरकार ने स्वदेशी हस्तशिल्प और कई राज्य विक्रय भंडार के पुनरुत्थान और विपणन में सक्रिय रुचि ली है। मतलब पुनरुत्थान मतलब हस्त से बनी चीज़ें जो होती है उनके लिए भारी मात्रा में उनको और बढ़ावा दिया है और उसका प्रदर्शन किया है, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसे हम एक विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी समझ सकते हैं। और इस उद्देश्य के लिए विशेष बाजार भी बनाए गए हैं। इन हस्तशिल्प व शैलियों को बरकरार रखने के लिए और भारी मात्रा में पर्यटक ऐसे ही आकर्षित होते रहें, उसके लिए अलग अलग बाजार भी बनाए गए हैं, जैसे कारीगरी, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को उन उत्पादों के उत्पाद विकास और बाजार के लिए प्रोत्साहन किया जाता है जो उनके क्षेत्र के लिए विशेष है। और जिस तरीके से हमें देखा कि भारी मात्रा में आउट ऑफ कंट्री के लोग हमारे शिल्प चीज़ों से, कारीगरी से, चीज़ों से प्रभावित होते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए छोटे और बड़े उद्योग भी भारत की राज्य सरकार ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है, या हम कह सकते हैं बनाना, नियम करना उनको भी लागू किया है। भारत में लकड़ी, पीतल,
टेराकोट कढ़ाई पर काम सदियों से चलता आ रहा है और विदेशों में इसका बड़ी मांग है। विदेशी लोग इस चीज़ से ज़्यादा भारी मात्रा में प्रभावित होते हैं। आज से नहीं, बहुत सदियों से पहले ही हमारे भारत के अंदर लकड़ी और पीतल, टेराकोट, कढ़ाई जैसी चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल की जाती थी और आज यह विदेशों की एक बहुत बड़ी मांग बन चुकी है। भारत का प्रत्येक क्षेत्र विभिन्न सामग्रियों को बनाने के लिए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करता है, जैसे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में बांस, दक्षिण में पीपल और पूर्वी क्षेत्र में टेराकोट। विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से सरकार इन पारंपरिक हस्तशिल्प के विकास को बढ़ावा देती है। जिस तरीके से बाहरी विदेशों की मांग बढ़ी, उसी तरीके से राज्य सरकार ने इन सारी चीज़ों को और डेवलपमेंट करने के लिए और अन्य मंत्रालय द्वारा इसको विकसित करने, बढ़ावा देने का काम शुरू करा और इसको सुनिश्चित रखा जा सके किसी भी तरीके से खराब ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अन्य सरकारों को लागू किया और मंत्रालयों को लागू किया कि इसके ऊपर ध्यान रखा जाए और इसको और बढ़ावा और प्रचारित किया जाए। ठीक है बच्चों। पारंपरिक कला और रूपों की गिरावट। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो पारंपरिक कला होती है, हमारी संस्कृति होती है, शिल्प कला होती है, जो भी हमारी संस्कृति से जुड़ी है कलाएं हैं, उनमें गिरावट देखने को मिलती है। आज बाजारीकरण कह सकते हैं या फिर पूंजीवादी शक्तियाँ कह सकते हैं, जिसने हमारे संस्कृति को कहीं ना कहीं इस तरीके से लुप्त कर दिया है या फिर उस पर इतने प्रभावी हो गए हैं कि वो धीरे धीरे खुद ब खुद लुप्त होती दिखाई दे रही हैं। उसके ऊपर कई विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं उससे कि किस तरीके से आज सांस्कृतिक जो पारंपरिक कला है वो किस तरीके से गिर रही है, ख़त्म हो रही है। उसके विचारकों से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है ग्रेवर्न और कोहेन ने तर्क दिया है कि पर्यटन ने छद्म पारंपरिक कलाओं के प्रचार को गति दी है। ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिन्होंने कम सकारात्मक तस्वीर को चित्रित किया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि इन विचारकों ने ये तर्क दिया है कि पर्यटन ने जो छद्म कलाएं थी, जो बहुत सारी कलाएं थी 6 तरीके की, उन कलाओं को ज़्यादा प्रचारित किया है, ज़्यादा मांग में लेके आया। उसी के वजह से आज भारी मात्रा में हम उन कलाओं को देख पा रहे हैं, उसका अध्ययन कर पाए हैं और साथ ही उन तस्वीरों से कहीं ना कहीं कम सकारात्मक चित्र बने गए हैं और दिखाया गया है कि पर्यटन ने एक बाज़ार प्रदान किया है और पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित करने में मदद की है। पर्यटन ने ही उन लोगों को एक बाज़ार के रूप में प्रभावित किया है और बाज़ार के ज़रिए उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी मांग में, उनकी कलाओं में कहीं ना कहीं गुनी देखने को मिलती है। ठीक है। इसने छद्म पारंपरिक कला रूपों के उत्पादन की भी प्रोत्साहित किया है, जिससे हवाई अड्डा कला, एयरपोर्ट आर्ट भी कहा जाता है। हवाई अड्डे की कला का अधिकांश हिस्सा अक्सर पारंपरिक संस्कृतियों के कम ज्ञान वाले लोगों द्वारा तैयार किया जाता है, जो उस समाज के सदस्य नहीं हैं हो सकते हैं जिसकी कला वह चित्रित करते हैं। हालांकि मैं का दृष्टिकोण एक तरफा है, ये पर्यटकों के सस्ते और विदेशी स्मृति चिन्हों की मांग पर प्रकाश डालता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी एयरपोर्ट आर्ट कला है उसको कम पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है और उन लोगों ने जो कला बनाई है वो वास्तविक बनाई है और साथ ही उन लोगों की इमेजिनेशन की बनाई है जो उस समाज में अभी है ही नहीं। उस तरीके की कला को प्रदर्शित किया है जिससे भारी मात्रा में आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं उससे प्रभावित होते हैं और उसे एक तरीके से चिन्ह के रूप में उभारा है, जो आज एक एयरपोर्ट आर्ट कला के नाम से पर्यटकों के सामने प्रस्तुत हुई है वह संस्कृति। यह तर्क दिया जाता है कि कला के अर्थ और उसके सामाजिक या आध्यात्मिक महत्व को परिवर्तित हुए हैं। आकार, रूप, गुणवत्ता और कला रूप के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री में परिवर्तन होते हैं और अक्सर पर्यटकों को पसंद के अनुसार निर्मित होते हैं। कुछ तर्कों का मानना है कि जो कला का अर्थ निकलता है सामाजिक, आध्यात्मिक, उसमें परिवर्तन होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनके समय के अनुसार उनकी कला में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आकार में, रूप में, गुणवत्ता में, उसकी वास्तविकता में, उसकी आर्टिफिशियल में, उसकी ओरिजिनलिटी में, इन सभी में, उन सब चीज़ों की कला में हमें अंतर देखने को मिलते हैं। समय के अनुसार जब बनाया गया उन कलाओं को पर्यटकों के अकॉर्डिंग बनाया गया,
जो वास्तविकता थी, जिस तरीके से पहले बनाई जाती थी, वो कहीं ना कहीं बाजारी रूप में जो संस्कृति उभर कर आती, जैसा पर्यटक देखना चाहते हैं उस चीज़ को, उस वास्तविकता को खोते हुए उनके जो पर्यटक देखना चाहते हैं उनके ज़रिए उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कि पर्यटक क्या चाहता है उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए वह कलाकारी की गई है, जिसकी वजह से आकार, रूप, गुणवत्ता में भी अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण से समझते हैं इसे। पर्यटकों की खरीद उनकी स्थानीय संस्कृति, परंपराओं या मान्यताओं में किसी भी वास्तविकता रुचि के बजाय उस संस्कृति के चिन्ह के रूप में रखने की इच्छा जहां वह घूमने गए थे से अधिक प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये कि जो पर्यटक होते हैं वो किसी भी संस्कृति को या चीज़ों को खरीदते हैं उस परंपरा से जुड़ी हुई, तो उस परंपरा को कम ध्यान रखते हैं और उस जगह पर जो चीज़ें थी, जो भी उत्पादन हुए हुए प्रोडक्ट उन्हें मिलते हैं, उससे उस संस्कृति को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखा जाता है और उस चीज़ को ज़्यादा परचेज कर उस चीज़ को से ज़्यादा प्रभावित होकर उस चीज़ को लंबे समय और लोगों तक प्रभावित करने वाली प्रक्रिया के ज़रिए उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे भारी मात्रा में संस्कृति को न याद रखकर उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ से, जैसे हम गोवा से कोई भी सामान लेके आए तो गोवा को की जो संस्कृति, जो पर्यटन ने ध्यान में, इमेजिनेशन में उसको ध्यान नहीं रहेगा, परंतु वो गोवा से क्या सामान लाया उस चीज़ पर ज़्यादा निर्भर होती है। ठीक है बच्चों, एक और विचारक हैं, उनके विचारकों से समझते हैं। इवांस ने अपनी पुस्तक फेयर ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म एंड क्राफ्ट प्रोडक्शंस इन द थर्ड वर्ल्ड में बताया है कि यह बड़े पैमाने पर उत्पादन, पारंपरिक सामग्रियां और तकनीकी की नकल है। बच्चों, इवांस ने अपनी पुस्तक के अंदर बताया कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो परंपरा की सामग्रियां जो होती हैं उनकी नकल कर बनाया जाता है, जिससे उस आस्था, उस पर्यटन स्थल को तो ध्यान में रखा जाए, साथ ही उन प्रोडक्टों को कि पर्यटक किस तरीके का आता है उनके जैसे उत्पादन कर उसको, उसकी नकल कर बेचा जा रहा है, जिसका बड़े पैमाने पर कारखानों में उत्पादन किया जाता है। उस प्रोडक्ट को उस आस्था से जोड़कर ज़्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है और स्थानीय बाज़ारों में पर्यटकों की खपत के लिए विपणन किया जाता है और भारी मात्रा में पर्यटक उस चीज़ को खरीद सके उसके लिए एडवर्टीजमेंट की जाती है। विपणन के अंदर 4PS आता है और 7PS भी आता है। बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन आइकन आपको लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर ही एक महत्वपूर्ण प्रमोशन नाम का एक शब्द है जो विपणन की प्रक्रिया से बाजार के अंदर उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है। साथ ही यहाँ तक कि विदेशों में निर्यात किया जाता है और विदेशों में बेचा जाता है, खरीदा जाता है उस प्रोडक्ट को उस प्रमोशन के द्वारा। ठीक है, वाम एवं अन्य इन स्मारकों को ग्लोकल उत्पादों के रूप में देखते हैं, यानी ऐसे उत्पाद जो एक साथ स्थानीय और वैश्विक है। और जब उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उस प्रोडक्ट को ग्लोकल उत्पाद के रूप में देखते हैं जो स्थानीय भी है और वैश्विक भी, मतलब कि वहाँ के मूल निवासी के लिए भी और आउट ऑफ कंट्री के जो देश है विश्व के ऊपर, वो उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, कलाकृतियों के अलावा संस्कृति के अन्य तत्व, नृत्य, संगीत, विशेष समारोह, क्रियाओं को भी एक वस्तु के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। गंतव्य क्षेत्रों की रोमांटिक छवियां, उनके नृत्य और समारोह को बाजार द्वारा चित्रित किया जाता है और ये प्रतीक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार साहित्य रूप में यात्रा ब्रोशर और विज्ञापनों में स्पष्ट होते हैं या दिखाए जाते हैं। और यही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, संगीत, नृत्य, विशेष समारोह भी उसके एडवर्टीजमेंट के द्वारा पर्यटकों तक पहुंचाया जाता है, आउट ऑफ कंट्री तक पहुंचाया जाता है और उनके मन के अकॉर्डिंग जो पर्यटक चाहता है, जैसे अगर वो प्रेमी रोमांटिक चीज़ें चाहता है तो उनसे रिलेटेड उन नृत्यों को उस तरीके से बनाया जाता है, उस तरीके से उकेरा जाता है उस चीज़ पर और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होकर उस जगह पर जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि विरासत स्थलों और स्मारकों, इमारतों को पर्यटक वस्तुओं के रूप में देखा जाता है। इस तरह मेजबान समुदायों की सांस्कृतिक संपत्ति उपभोग उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। पारंपरिक समारोह, नृत्य, रीति रिवाज और त्योहार इस प्रकार एक नई स्थिति प्राप्त करते हैं और मनोरंजन स्थल या अनुष्ठानों में बदल जाते हैं और धीरे धीरे स्थलों की विशेषता बन जाते हैं और इस
इस तरीके से बच्चों जो विरासती चीज़ें होती है जैसे स्थल, स्मारक, इमारतें और हमारे रीति रिवाज, नृत्य, समारोह, ये सारे ही एक नया रूप ले लेते हैं इन संस्कृतियों से जुड़ते हुए और विशेषता के रूप में दिखाई देने लगते हैं पर्यटन के अंदर और पर्यटकों के सामने। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे राजस्थान में किसी भी होटल या रिजॉर्ट में प्रवेश करने पर पारंपरिक कठपुतलियाँ नर्तकियाँ हमें नमस्कार करती हैं और होटल के मुख्य द्वार पर माथे पर कुमकुम टीका लगाकर मेहमान का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले स्वागत पारंपरिक गीतों को अब मेहमानों को शुभकामना देने के लिए होटल के लॉबी में बनाया जाता है। स्थानीय संस्कृति और स्थानीय लोगों को यह चित्रण पर्यटन रिजॉर्ट और होटल में बहुत अधिक दिखाया जाता है और संस्कृति के भाग के रूप में पेश किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम राजस्थान के होटलों के अंदर जाते हैं तो हमें कठपुतलियों का नृत्य दिखाते हुए, नमस्कार करते हुए, जो स्थानीय जो वहाँ के कल्चर है उसका ध्यान में रखते हुए उससे ही माथे पर तिलक किया जाता है और उसको नृत्य करते हुए उसका स्वागत किया जाता है। और यह आज होटलों और लॉबी के अंदर दिखाया जाता है, जिससे भारी मात्रा में उससे पर्यटक आकर्षित होकर वहाँ पर जाते हैं और उस संस्कृति को लंबे समय तक भी याद रखा जाता है। ठीक है बच्चों, जब संस्कृति को पर्यटकों के उपभोग के लिए परिवर्तित किया जाता है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शनों और अनुभवों की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है तो सांस्कृतिक आकर्षणों के मंच के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। आकर्षण संस्कृति को संरक्षित करने में मदद करता है, मतलब उसको बरकरार रखने में, बनाए रखने में मदद करता है। अपनी अनूठी परंपराओं में स्थानीय समुदाय के गौरव को बढ़ा सकता है और युवा पीढ़ी को बीच संस्कृति के संरक्षण के बारे में जागरूकता भी बढ़ा सकता है। जब इस तरीके से हम पर्यटकों के सामने उस स्थिति को उभारते हैं तो हम एक तरीके से उस पर्यटन स्थल की संस्कृति को भी बरकरार रखते हैं और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं और आज की युवा पीढ़ी को हम संस्कृति के बारे में भी जागरूक करते दिखाई देते हैं। इन सारे कारणों से हम किस तरीके से अपनी संस्कृति को बचाए भी रखते हैं और उनका प्रयोग करते हुए आने वाले पर्यटकों को या आउट ऑफ कंट्री के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब एक केस स्टडी से समझते हैं कि किस प्रकार से बच्चों हम उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धार्मिक स्थलों का बाजारीकरण। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह एक सूफी संत का प्रार्थना स्थल है। जानने के मारे व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे ही कोई पर्यटक या तीर्थ यात्री छोटी गलियों में प्रवेश करता है, वहाँ सामान बेचने वाले विक्रेता उनका स्वागत करते हैं और यह बताते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है जो दरगाह से प्रार्थना के लिए आवश्यक है। विक्रेता के पास गुलाब की माला और पंखुड़ी, अगरबत्ती, एक इत्र की बोतल, मन्नत धागे, बताशे आदि ट्रे में रखे के प्रार्थना सेवा के दौरान दरगाह में ले जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद भक्त प्रदान किए गए स्थानों में से एक पर अपनी मन्नत के धागे इस धागे को बांधते हैं। तबरुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है बरकत से परिपूर्ण या आशीर्वाद के साथ जुड़ा हुआ, सभी के साथ साझा किया जाता है। कभी कभी वह पर्यटकों को एक चादर, सूफी संत को कब्र पर ओढ़ने जाने वाले कपड़ा खरीदने का लालच देते हैं। हालांकि ये वैकल्पिक है और अनुष्ठानों का ही एक आवश्यक हिस्सा नहीं है, फिर भी इन वस्तुओं को अनुष्ठानों के नाम पर परिवर्तित किया जाता है और उन पर्यटकों और लोगों को पेश किया जाता है जो तीर्थ यात्रा पर है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम दरगाह के बारे में पढ़ता है तो दरगाह के ऊपर जाने पर धर्म स्थल से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती है, हम उन स्थल पर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लोग, उनके आसपास की जो गलियाँ के लोग होते हैं, मूल निवासी लोग होते हैं, वो उस आस्था से जोड़ते हुए चीज़ों को डेवलप करते हैं खुद से ही और उनको उस अनुष्ठान या फिर हम कह सकते हैं उस आस्था से जोड़
जोड़ते हुए, जैसे एक यज्ञ के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, ऐसे दरगाह पर अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए गुलाब की पत्तियाँ, क्या कहते, तेल हो गया, इत्र हो गया, अन्य चीज़ें, उनको जोड़ते हुए उनकी आस्था को उस दरगाह पर जानने के लिए कहते हैं, और पर्यटक उस आस्था से जुड़ते हुए उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। और इस प्रकार यह एक तरीके से पर्यटकों को संस्कृति से उत्पादों की ओर जोड़ते हुए बाजारीकरण के अंदर उस तरीके से उस सामान को भी बेचते हैं, और उस आस्था से उस चीज़ों को पर्यटकों के सामने लंबी आस्था को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन चीज़ों को निर्मित करते हैं, जिससे एक बाजारीकरण निर्मित होता है, बाज़ार निर्मित होता है, जो उस आस्था के साथ साथ उन पर्यटकों को भी आकर्षित करता है जो वहाँ पर नहीं आए, या फिर उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट देखी या ब्रोशर में उस स्थल तक देखा है तो वो उसको और आकर्षित करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से बाजारीकरण संस्कृति से जुड़कर हमारी आस्था, हमारे रहन सहन, रोज़मर्रा की चीज़ों को परिपूर्ण करता है। ठीक है, और इस प्रकार धर्म व संस्कृति के सहारे बाजारीकरण किया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान व विरासती चीज़ों को भी अब बाजारीकरण किया जा रहा है। जैसे यही नहीं, हमारे धर्म आस्था से ही जुड़े नहीं बल्कि राष्ट्रीय उद्यान चीज़ें और साथ ही हमारा विरासती जो इतिहास रहा है उन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए भी आज बाजारीकरण ने एक बहुत बड़ी शक्ति, पूंजीवादी शक्ति ने संस्कृति को लुप्त तो किया है, साथ में उसको पुनर्निर्मित करते हुए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। जैसे बाघ को दिखाने की प्रक्रिया एक वस्तु के रूप में बाजारीकरण में सम्मिलित किया है। इसे विपणन मतलब एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आगे लाया जा रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय उद्यान और सफारी विनियमों तक बहुत पहुंचने वन्य जीव अनुभवों को एक दुर्बल बाजार प्रस्तुत के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। बाघ को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई है वो एडवर्टीजमेंट के द्वारा पर्यटकों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे पर्यटक वहां पर जाए, जिससे एक दूसरे में विनिमय होने की प्रक्रिया और वहां के मूल निवासी जो उस स्थल से जुड़ी चीज़ें हैं उनको बेच सके और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस तरीके से राष्ट्रीय उद्यान को भी आज एक बाजारीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। विरासत ताजमहल मुगल काल के दौरान बनाया गया था और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। उसे अवधि के दौरान सफ़ेद संगमरमर का उत्पाद स्थानीय स्तर पर नहीं किया गया था। हालांकि आज आगरा शहर अपने संगमरमर के उत्पाद के लिए जाना जाता है और ताजमहल की प्रतिक्रिया पर्यटकों को स्मारक के रूप में बेची जा रही है। इसने संगमरमर उद्योग के लिए एक बड़ा बाजार तैयार किया है। बच्चों, ताजमहल के बारे में तो हम लोगों ने ही सुना है और इस पर भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ घूमने जाता है। सफ़ेद बने संगमरमर के पत्थर के बनी मूर्तियां और ताजमहल को देखकर पर्यटक बादशाह के जो बीवियों के मरने की याद को भी दर्शाता है। और इस तरीके से जो संगमरमर के पत्थर बना है वो आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उद्योग के रूप में आया है। तो इस तरीके से उन चीज़ों को, जो विरासती चीज़ें, उनको भी बाजार के रूप में परिवर्तित करते हुए उसको और पर्यटन के साथ जोड़ते हुए उस संस्कृति को, उस पर्यटन स्थल को बाजारीकरण में प्रवेश कराया गया है। और इस प्रकार हम अपनी संस्कृति, अपने पहनने ओढ़ने, रोज़मर्रा की चीज़ों को आज बाजारीकरण के रूप में पेश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पर्यटन में बाजारीकरण की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। किस तरीके से पर्यटन आज बाजारीकरण के रूप में गया है और कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आज इसने एक बहुत बड़े बाजारीकरण को, हमारे आज पूंजीवादी व्यवस्था या फिर हम कह सकते हैं बाजारीकरण की व्यवस्था को, आज संस्कृति को तो उजागर किया ही किया है, साथ में उसकी लुप्त व्यवस्था को भी आज फिर से पुनरुत्थान किया है। उन सभी को उदाहरण के रूप में आपको इसमें पॉइंट आउट कर कर समझाना है। ठीक है, हवाई अड्डा कला, एयरपोर्ट आर्ट क्या है को भी आपको समझाना है कि एक हवाई अड्डा कला क्या है। वह कम पढ़े लिखे लोगों ने बनाया जो उस समाज में नहीं
नहीं है, उसकी काल्पनिक में है, सिर्फ उस चीज़ को भी दर्शाया है। और आज संस्कृति को नहीं बल्कि संस्कृति से जुड़े जो उत्पाद होते हैं उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रखा जाता है। जैसे हम गोवा में जाते हैं, गोवा का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें गोवा की संस्कृति या उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, बल्कि जो चीज़ हम गोवा से लाए हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहता है। ऐसे ही एयरपोर्ट के ऊपर जितनी भी क्राफ्टिंग की गई है वो सारी ही एयरपोर्ट आर्ट को लंबे समय तक याद रख सके, इसको निर्मित करती है। ये चीज़ें आपको इस टॉपिक में समझाना है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।